आ जाइए आप कैपिटल। सो ये आप ले सकते हैं, या एफएमसीजी में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, लाइक ईडेबल प्रोडक्ट्स में आप बिस्किट ले लीजिए, या आप हल्दीराम में चले जाइए, उनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो या चॉकलेट्स में चले जाइए। ठीक है। इवन आप मेडिसिन सेक्टर में चले जाइए, फार्मा में। सो सब जगह ये आपको कॉमन मिलेगा कि लगभग ये चीज हर जगह होती होगी या हो रही है। ठीक है। तो अब सप्लाई चेन क्या है हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ भी एक छोटा सा देखिए, हमने एक पिक्चर के थ्रू शो करने का कोशिश किया हुआ है। एक व्हीकल बना हुआ है, एंड मोबाइल फोन है, बिल्डिंग्स हैं, एक पर्सन है जो कि ये शो कर रहा है कि वो प्रोडक्ट ले करके डिलीवरी कर रहा है ना, पैकेजिंग शिपमेंट कर रहा है। और सैटेलाइट एक बना हुआ है सबसे लेफ्ट में देखेंगे। तो अब यहाँ पर बात आ रही है कि सप्लाई चेन में हमने इतने सारे जैसे कुछ एग्जांपल्स में दिखाए, तो सप्लाई चेन है क्या। हम नॉर्मल शब्दों में अगर कहें कि सप्लाई चेन है क्या, तो आप मैन्युफैक्चरर हैं अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के, तो आप प्रोडक्ट किसी पर्टिकुलर रॉ मटेरियल का यूज करके बना रहे हैं, और वो प्रोडक्ट आप आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं। ठीक है, जो कि आकर के फाइनल कंज्यूमर के पास आकर के रुकेगा। ठीक। तो लेकिन आप भी तो कहीं से रॉ मटेरियल परचेज कर रहे होंगे, यानी कि आपके लिए कोई सप्लायर होगा, आप मैन्युफैक्चरर हो गए। इसके बाद आप जाकर के डिस्ट्रीब्यूटर के पास जा रहे हैं, फिर वो वहां से होलसेलर के पास जा रहा है, फिर वहां से रिटेलर के पास जा रहा है। रिटेलर के बाद कस्टमर उसको ले रहा है, कस्टमर ले रहा है, और उसके बाद कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है। अब कस्टमर कंज्यूमर सेम भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे फादर हैं, तो वो कस्टमर हो गए, उन्होंने मार्केट से प्रोडक्ट परचेज किया, और वो होम पे लेकर के आए अपने घर पे, हम लोग उसको यूज करें, तो हम फाइनल एंड कंज्यूमर हो गए। तो हमारे तक जो पहुंचने का है वो सब सप्लाई चेन में आ जा रहा है। तो सप्लाई चेन आप कह सकते हो कि सप्लायर से लेकर के फाइनल कंज्यूमर तक के बीच में जितने लोग हैं वो सब उस चेन का पार्ट है, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को हम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम उनको कह सकते हैं, दे आर कॉल्ड सप्लाई चेन मेंबर्स भी कह सकते हो आप उनको। इट इज कॉल्ड सप्लाई चेन। ओके। नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, तो अगर आप सप्लाई चेन जानते हैं तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ चीजें मेंशन की हुई है। मटेरियल आया, फिर उसका प्रोक्योरमेंट हुआ, उसको उसके वर्किंग हुई, उसका वेयर हाउस में गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फाइनली रिपेयर एंड रिटर्न। अगर गलती हुई या कोई डैमेज है तो वो रिटर्न भी आता है, ये भी सप्लाई चेन का पार्ट है। तो अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या, जो ये पूरा प्रोसेस हम अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेज, जिसमें कि हम रॉ मटेरियल को लाने से लेकर के उसको प्रोसेस करना, प्रोसेस करने के बाद उसको डिपोर्ट करना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के थ्रू फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाने का पूरा काम, इसको किस तरह से किया जाए कि ये एफिशिएंट तरीके से चले। यानी कि इस पूरे प्रोसेस को प्लान करना, कब कितना रॉ मटेरियल हम लाएंगे, कितना मैन्युफैक्चर करेंगे, यानी कि डिमांड फोरकास्टिंग के अकॉर्डिंग हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, और कब कितना जो प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है हमारा, वो हम कहाँ पर पहुंचाएंगे और किस तरह से पहुंचाएंगे। क्योंकि इसमें अब देखिए, बिजनेस आप कर रहे हैं, सो यहाँ टाइम बहुत वैल्यू करता है। अब टाइम इज मनी आपने सुना भी होगा। सो टाइम वैल्यू करता है कि भाई ऑन टाइम अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं, सो आपकी इमेज मार्केट में बहुत अच्छी बनी रहेगी। तो सप्लाई चेन कहने को ठीक है, चलो हम भाई बिजनेस कर रहे हैं और हमने प्रोडक्ट बनाया, हमने उसको पहुंचवा दिया। ठीक है, हमने कंज्यूमर या कस्टमर तक पहुंचा दिया, एनी हाउ डिले हो गया, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये है बहुत बड़ी बात, लगती छोटी सी बात है, क्यों। रीजन ये है कि हम अकेले सप्लायर नहीं है मार्केट में, हम अकेले प्रोड्यूसर नहीं है मार्केट में। अकेले होते तो मोनोपोली होती, मोनोपोली होती तो हम जैसा चाहे वैसा करेंगे, कस्टमर हमसे कहीं दूर जाने वाला नहीं है। तो अगर ऐसा है तब तो ठीक है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, हम राजा हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बिहेवियर रख सकते हैं कस्टमर के साथ। बट प्रेजेंट टाइम में क्या है कि बहुत ही, आप मान के चलिए ना के बराबर ऐसी इंडस्ट्री होगी जो कि जिसका कॉम्पिटिटर ही ना हो कोई। अभी नहीं है तो आने वाले टाइम में हो जाएगा, अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो।
इसलिए सप्लाई चेन पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है कि हम प्रोडक्ट को ऑन टाइम भी पहुंचाएं, प्रोडक्ट की क्वालिटी जब कंज्यूमर को मिले, जो पहुंचे वहां पर, वो भी अच्छी रहे, उसमें कोई डैमेज भी ना हो, उसको भी प्लान करना जरूरी है। ठीक है। एंड एनी हाउ अगर कोई इश्यू आ रहा है तो रिटर्न पॉलिसी भी उसमें हो। जैसे हम एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेना चाह रहे हैं, यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल है। शायद आपने भी कभी इसको फेस किया हो। लाइक इस सप्लाई चेन में जो ये आपके अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ठीक, तो ईबे हो गया, मीशो हो गया, मिंत्रा हो गया, ये जो है मतलब ऑनलाइन वाले हैं, प्लस जो डिलीवरी इनकी आ रही है। तो इसमें एक इश्यू आ रहा था कि कंपनी ने प्रोडक्ट वहां से भेज दिया। अब क्या हुआ कि कस्टमर ने उसको देखा और उसमें पाया कि डैमेज है, तो वो उसको रिटर्न किए। अब देखिए, जो सबसे लास्ट पॉइंट इसमें हमने मेंशन किया हुआ है, रिपेयर्स एंड रिटर्न वाला, हम इस पे फोकस कर रहे हैं अभी फिलहाल। तो अब भाई ऑनलाइन है तो उन्होंने परचेज किया, अब चाहे ऑनलाइन पेमेंट तुरंत कर दिया चाहे कैश ऑन डिलीवरी किया, इससे कोई मतलब नहीं है। प्रोडक्ट जब कस्टमर के पास पहुंचा, फाइनली कस्टमर ने उसको तुरंत ओपन करके देखा नहीं, बाद में देखा। अब वहां जब देखा तो पाया कि प्रोडक्ट डैमेज्ड है, उसने रिटर्न डाल दिया। अब यहाँ पर एक लूप होल ये मिल रहा था कि ऐसा क्या सच में था कि प्रोडक्ट डैमेज ही था और वो कस्टमर रिटर्न कर रहा है? ठीक है, तो तब तो फिर सही है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। लेकिन क्या ऐसा था कि कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया और वो डैमेज्ड नहीं निकला, और उसने यूज किया सपोज करिए और उसी दिन वो डैमेज हो गया और उसने रिटर्न डाल दिया तुरंत? या फिर एक बार यूज कर लिया और तब उसको रिटर्न डाल दिया? डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे हम इसको ले सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट नहीं हो सकता यूज करने के बाद रिटर्न करना, लेकिन कुछ में तो पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर क्या है कि वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही थी। अब ये सप्लाई चेन में रिटर्न का जो प्रोसेस है, अगर रिटर्निंग ज्यादा आ रही है आपके प्रोडक्ट की, इट मीन्स कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, आपको उसे फाइंड आउट करना, उसे सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट का जो रिटर्न रेट है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि आप उसको रिटर्न भी लेते रहोगे, प्लस जो मार्केट में निगेटिविटी जाएगी उसका क्या, वो तो बहुत ही ज्यादा डैमेज कर देगा हमारी इमेज को। भाई माउथ पब्लिसिटी निगेटिविटी उसमें क्रिएट करेगी, रिव्यूज जो जाते हैं आजकल कि भाई कोई भी रिव्यू डाल दे रहा है, तो अगर डिससेटिस्फाइड कस्टमर है वो कहेगा कि भाई अक्सर इसमें प्रोडक्ट डैमेज आ रहा है, इसके जो रिटर्निंग रेट है वो बहुत ज्यादा है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही घातक है। तो उन्होंने इसके लिए सॉल्यूशन निकाला कि भाई क्या सॉल्यूशन हो सकता है कि जो भी डिलीवरी मैन है वो उसी समय अपने सामने उस प्रोडक्ट को ओपन करेगा, कस्टमर के सामने, जब डिलीवरी दे रहा होगा उस प्रोडक्ट की, और ऑन द स्पॉट अगर प्रोडक्ट डैमेज होता है तो वो खुद ही उसको वापस ले आएगा, और अगर ओके है, वेरीफाइड है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, कस्टमर उसको ले लेगा। अब ये सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक पार्ट था और एक ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, इसको सोचा गया होगा और इसको अप्लाई कर दिया गया। तो ये एक आप कह सकते हैं कि जो रिटर्निंग वाला पार्ट था सप्लाई चेन में, कि प्रोडक्ट काफी ज्यादा रिटर्न रेट बढ़ रहा था, उसको उन्होंने काफी हद तक मिनिमाइज कर दिया। अब इसमें एक और पार्ट ये हुआ, कस्टमर के लिए भी अच्छा हुआ। इसमें एक आगे पॉइंट आएगा, ट्रांसपेरेंसी सप्लाई चेन में। तो ये उसका एक एग्जाम्पल है कि रिटर्न रेट को तो उन्होंने कम किया ही किया, साथ ही साथ कस्टमर का फेथ भी गेन किया, ट्रांसपेरेंसी बना दी उसमें। अब पहले क्या था, कस्टमर ने प्रोडक्ट लिया और उस डिलीवरी जो पर्सन दे रहा है वो दे करके वो चला गया, इट्स ओके, खत्म काम। अब जब कस्टमर बाद में उसको ओपन करके देख रहा है तो पा रहा है कि वो गड़बड़ है। तो यहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी कि भाई हमको बंद बॉक्स में या बंद रैपर पैकेट में क्या देगा हमको पता ही नहीं है। सभी लोग नहीं ओपन करके देखते थे, लेकिन अब क्या है, अब तो ओपन करके देखना ही देखना है तुरंत। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ा रहा है कि कंपनी की तरफ से आपको प्रोडक्ट सही दिया गया है, आप हमारे सामने ओपन करके देखो, आपका फेथ हम पे बनेगा, अगर गड़बड़ है तो हम तुरंत इसको वापस ले जाएंगे। हम भी कस्टमर के साथ ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं कि कस्टमर जो ओपन करके देख रहा है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, बाद वाला कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। सो इसलिए सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अगर हम कहें डेफिनेशन में आए तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है? ओवरऑल सप्लायर से लेकर के हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में रॉ मटेरियल लाना, वहां उसको प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस करने के बाद डिस्ट्रीब्यूटर तक जाना,
हमारे होलसेलर के पास जाना, ठीक है, रिटेलर्स के पास जाना, और फाइनली कस्टमर तक पहुंचना, और कस्टमर यदि उसको रिटर्न कर रहा है तो वो भी आगे प्रोसेस कराना। ये पूरा प्रोसेस प्रॉपरली मैनेज्ड वे में चले, इस पूरे प्रोसेस को हम सप्लाई चेन को मैनेज करना कहते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट नाम इसको हम देते हैं। ठीक है, जो कि करंट टाइम में या इससे पहले भी हमेशा से ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। ठीक है। इसमें एक और पॉइंट आता है जो कि हमने इसमें मेंशन नहीं किया है यहीं पर। इसमें एक पॉइंट आता है क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है। अब ये क्वालिटी मैनेजमेंट जो जब फाइनली डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका जो प्रोडक्ट का जो लॉट है, अब क्योंकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो आप प्रोडक्ट एक दो करके तो नहीं भेज रहे होंगे, लॉट के लॉट भेजते हैं कई सारे, लार्ज क्वांटिटी में। तो ऐसे केस में जब आप अपने यहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भेज रहे होंगे, वहां पर फाइनल क्वालिटी चेक होता है, क्वालिटी मैनेजर्स होते हैं जो कि इसको चेक करते हैं फाइनली कि प्रोडक्ट कोई डैमेज तो नहीं है। डैमेज्ड अगर प्रोडक्ट है तो वहीं से उसको किनारे कर देते हैं, वो पूरा लॉट कैंसिल कर देते हैं इस तरह से, या फिर वो प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बाहर और बाकी चीजें कंप्लीट करके भेजते हैं। तो ये चीज भी एक अच्छा पॉइंट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इस रिटर्न्स को आप कहिए कि कम करने के लिए या सप्लाई चेन को अच्छा करने के लिए, क्योंकि ये सिर्फ कस्टमर को प्रॉब्लम हुई इतना नहीं काफी है। भाई जो ऑनलाइन डिलीवरी वाला है वो तो ठीक है, लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर के थ्रू जा रहे हैं, उस केस में अगर प्रोडक्ट डैमेज्ड है, सपोज करिए, तो उसमें तो तीनों लोगों की इमेज स्पॉइल हुई, आपके साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटर भी वो कंप्लेन करेगा, होलसेलर भी कंप्लेन करेगा, रिटेलर भी कंप्लेन करेगा कि भाई आपका प्रोडक्ट का, आपकी कंपनी का प्रोडक्ट डैमेज आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब कुछ चीजों की बात यहाँ पर कर लेते हैं, हमने कुछ इसमें देखिए पिक्चर में कुछ चीजें शो करने की कोशिश की है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें करनी होती हैं हमें या करना चाहिए। ठीक। सो मैनेजमेंट किसका, सभी चीजों का, रॉ मटेरियल का भी, ट्रांसपोर्टेशन का भी, उस पे वॉच रखना कि कब क्या कहाँ कितना प्रोडक्ट जाना है, कितना हमें किस तरह से मैनेज करना है, ये सारी चीजें हमको मैनेज करना कंटिन्यूअसली। ठीक है, उसके लिए प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफ करना, ये कंप्लीटली हमको करना होगा, तब जाकर के हम उस सप्लाई चेन मैनेजमेंट को कंप्लीटली अप्लाई कर पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में इसको अप्लाई करना कि रॉ मटेरियल, अब देखिए हमने सप्लाई चेन की बात की, तो रॉ मटेरियल हमारा अगर शॉर्टेज हो जाए कभी, तो क्या होगा, ना मैन्युफैक्चरिंग होगी, ना आगे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो यहाँ पर डिमांड फोरकास्टिंग क्या है वो ध्यान रखते हुए कितना रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है, उसके लिए कौन कौन से सप्लायर्स हमारे पास हैं, और कितना सप्लाई हमें चाहिए, वो सब चीजें हम रेडी रखें और वो कंटिन्यूअसली मेंटेन करें रॉ मटेरियल। तो एनी हाउ शॉर्टेज ना होने पाए, ताकि प्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर कंटिन्यूअसली चलता रहे। ये हमें ध्यान देना होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए। टाइम टू मार्केट, उस प्रोडक्ट को कब किस तरह से मार्केट में भेजना है, उसकी मार्केटिंग करनी है, ये दोनों चीजें ध्यान रखना। प्रोडक्ट किस तरह से डिलीवर होगा और उसकी मार्केटिंग भी कैसे होगी। ठीक है, ये दोनों चीजें। डिस्ट्रीब्यूशन करना, ठीक है, उस पे यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अब जैसे अभी की बात करें तो जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ही अच्छा हो गया है, एडवांस हो गया है। ठीक। तो अब आप चाहे तो बाय सी आप उसको भेज दीजिए, वाटरवेज के थ्रू, पानी वाले जहाज से, या फिर बाय ट्रेन भी भेज सकते हैं, बाय एयर भी भेज सकते हैं अगर फॉरेन का है तो, या फिर बाय रोड भेज दिए। तो बाय रोड और बाय ट्रेन मतलब विद इन अ कंट्री, और अगर आउट ऑफ द कंट्री है तो आप बाय सी पानी के थ्रू भेज दीजिए, या फिर बाय एयर भेज दीजिए, ज्यादा अच्छा पड़ता है। ठीक है। तो ये तरीके हैं, आपके लिए कौन सा सुटेबल है डिपेंड करेगा कि आपकी प्रोडक्ट की जो मार्केट रीच है वो कहाँ तक है, आपका प्रोडक्ट कहाँ कहाँ तक सेल हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है। प्लान करना, प्रोक्योर करना, यानी कि पहले से सुनिश्चित करना कि हमको अ, कितना रॉ मटेरियल चाहिए होगा और कौन हमें प्रोवाइड करेगा, इसलिए एडवांस में इसके लिए वर्क करके रहना, हम कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके सेल कर देंगे, भेज देंगे। लॉजिस्टिक पे, प्रॉफिट पे, और उसकी एनालिसिस फाइनली करना कि भाई हम जो भी प्रोडक्ट
बना रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, वो ओवरऑल क्या प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ये एनालिसिस करना। इन सभी चीजों की एनालिसिस करना कि हमने जो रॉ मटेरियल मंगाया क्या उसकी क्वालिटी अच्छी है, वो रॉ मटेरियल जिस जिस सप्लायर से हमने मंगवाया क्या वो सप्लायर जो डिस्काउंट या जो भी चीजें वो सही है या नहीं है, उसकी एनालिसिस करना। फाइनली जो प्रोडक्ट हमारा डिलीवर हो रहा है उसमें ईयरली देखा जाए या मंथली देखा जाए तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें कोई डैमेज तो नहीं निकल रहा, अगर डैमेज निकल रहा है तो वो रीजन फाइंड आउट करना ताकि वो ना आए, क्योंकि वो वेस्टेज ही होगा रॉ मटेरियल का। फाइनली हम जब उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में उसको भेज दे रहे हैं और वो रिटर्न आ रहा है अगर, तो वो रीजन फाइंड आउट करना कि भाई हमारा प्रोडक्ट रिटर्न क्यों आ रहा है। अगर रिटर्निंग रेट ज्यादा है तो रिटर्निंग रेट हमेशा मतलब कोशिश करें कि मिनिमम रहे, या ना रहे तो ज्यादा ही अच्छा है। तो वो एनालिसिस करना और उन सभी रीजंस को फाइंड आउट करते हुए रीजंस को रिमूव करना। यदि सब कुछ ठीक चल रहा है, इफ एवरीथिंग गोज ओके, देन इट्स ओके, सब तो सही चल रहा है, तो मेरे ख्याल से शायद आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बट यदि ऐसा है कि सब ओके नहीं है तो रीजन फाइंड आउट करना वो एनालिसिस के थ्रू होगा, तब उसको रिजॉल्व करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ की एलिमेंट्स हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट के, क्या क्या हैं हम बात कर लेते हैं। जैसे प्लानिंग हो गया, सोर्सिंग। ठीक है, सबसे पहला हमने इसीलिए रखा प्लानिंग। देखिए मैनेजमेंट शब्द जहां भी इंक्लूड हो जा रहा है मींस 5 मेन फंक्शंस है मैनेजमेंट के: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, फिर से बोल देते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ब्रीफली बताए थे, प्लानिंग मींस प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना मींस रिसोर्सेस को कलेक्ट करना, एक प्रॉपर तरीके से अरेंज करना। स्टाफिंग मींस ह्यूमन रिसोर्स, बेसिकली इस पे आता है स्टाफिंग में। ह्यूमन रिसोर्स कितना रिक्वायरमेंट है वो, और उनको ला करके वर्क पे अपॉइंट करना। ठीक है, फिर डायरेक्शन आएगा यानी कि डायरेक्टिंग, जिसमें हम उनको ये कहते हैं कि भाई आपको ये काम करना है और इस तरह से करना है, यानी कि उनको डायरेक्शन देना कि वर्क किस तरह से करना है, उनकी जॉब क्या है वो समझाना। लास्ट है कंट्रोलिंग। अब ये जो लास्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग मीन्स टू कंट्रोल वॉट एवर वी हैव मेड द प्लान। इफ इट इज गोइंग वेल अकॉर्डिंग टू द प्लान इट इज गुड, if it is not going according the plan then we have to make some corrections. So making that controlling, making that corrections, identifying the problems, overall this is called controlling. Okay. अभी इस लोग डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो हम लोग ये कहते हैं कि हमने प्लान बनाया, एक स्टैंडर्ड सेट किया, अब उस हमने उस प्लान पे काम करना शुरू किया। अगर वो स्टैंडर्ड, सपोज करिए हमने ये स्टैंडर्ड सेट किया, अगर हमारा वर्क उससे नीचे है दैट मीन्स हमको कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, उसको ढूंढ के सॉल्व करना है और उसको इक्वल टू द स्टैंडर्ड लाना है जो हमने सोच रखा था, टारगेट था हमारा। इफ दैट इफ परफॉर्मेंस गोज बियॉन्ड द टारगेट, बियॉन्ड द स्टैंडर्ड, देन इट्स ओके, ये अच्छा है। बट अगर कम है तो हमें वहां पर जरूरत है करेक्शन की। ये पूरा प्रोसेस करना, उस गैप को पहचानना जो कि स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में है, उसको पहचानना, उसको रिमूव करना उस गैप को, ये हमारा कंट्रोलिंग कहलाता है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सबसे पहला पॉइंट हमने इसलिए रखा प्लानिंग, कि भाई प्लान तो करिए कि किस तरह से हमको कहाँ से कितना क्या मटेरियल लाना है, उसके अकॉर्डिंग को काम करना है। सोर्स, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएंगे, सप्लायर्स कौन होंगे, जैसा हमने आई थिंक एक क्लास में डिस्कस किया था कि जो सप्लायर क्वालिटी अच्छी दे बट प्राइस कम ले, हमारे लिए वही बेनिफिशियल है एज अ बिजनेसमैन। अगर हम इस तरह से सोचें, क्वालिटी अच्छी है प्राइस हाई है, और अगर क्वालिटी अच्छी है प्राइस लो है तो हम प्राइस लो वाले में ही जाएं, क्यों हम हाई प्राइस में जाएं, दैट इज लॉस, है ना। मैन्युफैक्चरिंग करना, उसके बाद फिर उसको डिलीवर करना, और लास्ट में हमारा रिटर्न, ये जो की एलिमेंट्स हमने अभी डिस्कस किए थे इस प्रोसेस के थ्रू, वही हमने इसमें मेंशन किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं थोड़ा सा मेन टॉपिक पे। यहाँ तक तो बेसिक इंट्रो हो गया। सप्लाई चेन एनालिटिक्स क्या है। देखिए इसमें जो जो कंपोनेंट्स थे, ये जैसे कि ये मटेरियल कहाँ से आएगा, सप्लायर से, यानी कि बेसिकली, ठीक है। फिर मैन्युफैक्चरिंग आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे थे, रिपेयर्स एंड इसकी बात कर रहे थे। तो अब इस पूरे में हमारे पास डेटा इतना ज्यादा होगा, अगर आपकी कंपनी भाई
क्या साइज है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, बट फिर भी हमारे पास सप्लायर्स के बहुत सारे ऑप्शंस होंगे कि भाई हमारे पास कई सारे सप्लायर हैं और वो सबका डेटा अलग होगा। मैन्युफैक्चरिंग हमारी यूनिट है, हम वहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं वहां पर। एम्प्लॉय कितना है, लेबर मतलब वो सारी चीजें हमारी, उसका डेटा हमारे पास होगा। ठीक है जी। फिर हमारे पास आएगा लोग भी ऐसे ही ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लोग का। भी ठीक है। ऐसे अंकित जी, आई थिंक कुछ वॉइस आ रही है। ओके, सो डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लें कि अब देखिए, अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यूपी में है, सपोज करिए फॉर एग्जांपल हम यूपी में हैं, ठीक है, तो यूपी में भी कितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। अगर हम यूपी के बाहर जा रहे हैं तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में कितने सारे हैं, तो कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं हमारे पास, तो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स तो हमारे पास बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हम बात करें रिटेलर्स की, तो एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर होलसेलर और उसके बाद रिटेलर्स कितने हैं, हमारे पास तो डेटा बहुत सारा आ जाएगा। प्लस साथ ही साथ हमारे पास जितने टाइप के डिस्ट्रीब्यूशन के जो वेज हैं, लाइक हम वाया ट्रेन भेजें या वाया रोड भेजें, जो ट्रांसपोर्टेशन है बेसिकली उसका हम बात कर लें, तो वो हम खुद कर रहे हैं या हमने किसी को हायर कर रखा है कि वो हमारा करवाए, पहुंचवाए हमारा प्रोडक्ट। तो इस तरह से, या कस्टमर की बात कर लें, मार्केट से डिमांड कितनी आ रही है वो, कि वो भी इसका एक पार्ट है सप्लाई चेन का ही, कि भाई कितना प्रोडक्ट आएगा किस तरह से। यहाँ तक कि जो हमारा स्टोर डिपार्टमेंट है वो भी इसका पार्ट है, कि भाई हमारा कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके हम कितना स्टोर कर पाएंगे। तो ये सभी तरह का इंफॉर्मेशन एक आप कह सकते हैं कि जो बहुत ही लार्ज लेवल जो पे लोग चाहते हैं इंफॉर्मेशन हमारे पास रहेगी। वो मेरे काम का टाइम सर एक मिनट, आशीष जी अपना माइक बंद कर लीजिए। आई थिंक कोई वॉइस आ रही थी, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है क्या कोई? नहीं सर, वो उनके माइक ऑन है आशीष जी का। ओके ओके, इट्स ओके, गुड। सो आशीष जी प्लीज हम अपना बात कर माइक रहे हैं कि म्यूट कर दें। जो अंकित आप एडमिन से कर सकते हैं, एडमिन से उसको बंद कर दें माइक को प्लीज। नहीं सर, उसमें ऑप्शन नहीं दिखा रहा है माइक ऑफ करने का, आशीष जी के में। ओके। ओके, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। सो हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा डेटा है, हम कह सकते हैं कि बिग डेटा की जो भी हम बात करने वाले हैं, सो बिग डेटा का मीन्स हम लार्ज स्केल के डेटा की बात करेंगे, यानी कि जो डेटा हमारा लार्ज स्केल पे अवेलेबल है। तो जब हम सप्लाई चेन एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं, तो ऐसे टूल्स टेक्निक्स का यूज करना कि हम उस पर्टिकुलर डेटा को प्रॉपरली एनालिसिस करें और उसको किस तरह से बिजनेस में यूज कर सकते हैं, वो हमारा एक कह सकते हैं कि बेनिफिट रहेगा सप्लाई चेन के थ्रू। हमने आई थिंक एक पिक्चर बनाया हुआ है, अगर इसमें मैं शो कर पाऊँ, नहीं है, सो के नो प्रॉब्लम। ठीक है। सो एक यहाँ पर हम टाइप्स की बात कर लेंगे आगे चल करके। तो इसमें हम ये बात कर रहे थे कि जो हमारा सप्लाई चेन से रिलेटेड जितने भी तरह का डेटा है, वो चाहे सप्लायर्स का हो, वो चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का इंफॉर्मेशन है, लाइक आप स्टोर डिपार्टमेंट की बात कर लो, ठीक है, या लेबर की बात कर लो, मशीनरी की बात कर लो, वेयर हाउस की बात, तो ये जितना भी कुछ है वो, इसके बाद हम बात कर लें कि डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे जो हैं वो कितने हैं, कौन कौन से सिटी में है। इसके बाद हम बात कर ले होलसेलर उनके अंदर कितने आते हैं उनके अंडर में, या रिटेलर्स कितने हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन, ताकि हम तो बात कर रहे हैं कि एंड कस्टमर तक हमारा या कंज्यूमर तक हमारा जो प्रोडक्ट पहुंचे, हम वहां तक की बात कर रहे हैं सप्लाई चेन में। तो हमको रिटेलर की भी इंफॉर्मेशन लेनी होगी, हमारे पास होनी चाहिए और होती भी है। ठीक है। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का हमारे पास क्या मेथड है, क्या मीन्स है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमको कलेक्ट करना। तो ये सारी ही बातें जो है हम एक साथ ले करके उनको कंबाइन करना, उनको प्रोसेस करना और उस फाइनल इंफॉर्मेशन को यूज करना जो हमारे यूज की है। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं सप्लाई चेन के, लाइक डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स, आप बात कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक हो गया, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स हो गया, प्रेस्क्रिप्टिव एनालिसिस हो गया, एनालिटिक्स हो गया। अब ये है क्या बेसिकली, देखिए, हम इसकी बात करें तो जो डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है बेसिकली वो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड बात करता है, पास्ट डेटा से रिलेटेड बात करता है कि हमारा अभी तक क्या हुआ है, वो सारे इंफॉर्मेशन।
हमारी क्या थी, किस तरह से प्रोसेस हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी उसकी जो आती है वो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंतर्गत आती है। तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, अपना एनालिसिस करने के बाद उसके एनालिसिस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आगे हम काम करते हैं। दूसरा एक हमारा है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। इस तरह के एनालिटिक्स में हम पूरे डेटा को इस तरह से प्रोसेस करते हैं और उसमें फोकस ये रहता है कि जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उनको फाइंड आउट करने की कोशिश हम लोग करते हैं, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर बात करते हैं प्रेडिक्टिव एनालिसिस की। इसमें हम बात करते हैं फ्यूचर की, कि भाई चलो ठीक है, हमने अभी तक क्या हुआ वो फाइंड आउट कर लिया डिस्क्रिप्टिव में। फिर हमने डायग्नोस्टिक में फाइंड आउट कर लिया कि कोई प्रॉब्लम अगर आई थी तो क्या आई थी, क्यों आई थी। फिर बात करते हैं फ्यूचर की, कि भाई फ्यूचर में हमको उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है या किस तरह से हमें करना चाहिए आगे वर्क। फिर लास्ट है हमारा कि प्रॉब्लम्स को किस तरह से कोलैबोरेट करते हुए सॉल्व किया जाए। ठीक है, फ्यूचर में क्या हो सकता है वो प्रेडिक्टिव में, कि हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी प्रेडिक्शन में आएगा, और हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं वो भी। और फाइनली प्रिस्क्रिप्टिव में हम आएंगे कि एक्चुअल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, वो हम वहाँ पे बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट हमने जो एक पिक्चर बनाया हुआ है, आप इसमें देखिए। तो सिंपल शब्दों में ये कहें कि डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस मीन्स क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, टोटल जो हुआ। डायग्नोस्टिक मीन्स कि ये क्यों हुआ, व्हाई डिड इट हैपन। जो भी प्रॉब्लम हुई, क्या हुई, वो हमने डिस्क्रिप्टिव में फाइंड आउट कर लिया। डायग्नोस्टिक में वो प्रॉब्लम क्यों हुई ये फाइंड आउट किया। प्रिडिक्टिव में कि अब क्या होगा, और लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। हमें क्या करना चाहिए, व्हाट शुड वी डू। तो ये करेंगे तो ये चारों तरह के एनालिटिक्स आपको यूज करने होते हैं हर टाइम पे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। आप कह सकते हैं कि तब जाकर के एक फाइनल जो अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट है वो आप कर पाओगे, अगर ये चारों आप करते हो। एक तरह से आप कहिए कि ये चारों स्टेप्स हैं सप्लाई चेन एनालिटिक्स में, कि आपने पहले ये देखा कि क्या हुआ है ओवरऑल, अच्छा हुआ इट्स ओके, अच्छा नहीं हुआ तो क्या हुआ है, क्या क्या हुआ है वो। फिर उसमें रीजन फाइंड आउट किया क्यों हुआ। फिर क्या होना चाहिए या क्या होगा, और क्या होना चाहिए वो हम फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल अगर आप देखें तो व्हाट हैपेंड कि जस्ट नीचे हमने लिखा है इन्वेंट्री ट्रेंड्स। कब कितना इन्वेंट्री हम सेंड करते हैं, सेल आउट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये। ठीक, तो कितना इन्वेंट्री कब और क्यों सेल हुआ। लाइक एग्जांपल यहाँ ले लीजिए, हम एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में एक प्रोडक्ट लेते हैं सोप। तो सोप प्रोडक्ट जो है वो समर टाइम में उसकी जो इन्वेंट्री है, उसकी जो सप्लाई है वो ज्यादा बढ़ जाती है, जबकि विंटर सीजन में उसकी सप्लाई थोड़ी डाउन होती है। तो ये हुआ है कि समर में सेल डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा हुआ है, सप्लाई चेन में ज्यादा हुआ है, जबकि विंटर में कम हुआ है। सप्लाई चेन से डिमांड भी कम आई है हमारे पास और हम कम कर पाए हैं। अब डायग्नोस्टिक में है कि ऐसा क्यों हुआ। इसमें एग्जांपल इन्होंने दिया है कि शिपिंग डिले हो गया है इसलिए हुआ, लेकिन हमने जो एग्जांपल लिया है उसमें शिपिंग डिले कोई रीजन नहीं हो सकता सोप के केस में। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में भाई लोग हो सकता है सिर्फ एक ही बार नहाते हो, जबकि समर सीजन में लोग नॉर्मली 2 टाइम तो नहाते हैं, लगभग बहुत सारे लोग। तो इस केस में जो सोप की डिमांड है वो डिमांड जो है वो हमारी बढ़ या घट सकती है। यहाँ पर हम बात करें शिपमेंट डिलेज की, तो ये भी एक रीजन हो सकता है कि हाँ किसी वजह से हमारी शिपमेंट डिले हो गई हो, इसलिए हम हमारा जो इन्वेंट्री है वो कम पहुंचा या नहीं सेल हुआ। हो सकता है ऑर्डर रिटर्न आ गया हो, ये भी पॉसिबल है। अब क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ट्रेड रूल्स इम्पैक्ट क्या, ट्रेडिंग रूल्स क्या है वो, और हमें क्या करना चाहिए, टाइम टू लॉन्च है ना, हमें टाइम टू टच सॉरी, कि हमें जो हमारा जो सप्लाई चेन है उसको कंप्लीटली टाइमली पहुंचाना होगा, जब रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उसको पहुंचाना होगा, ये हमें करना है। अब आते हैं बिग डेटा के ऊपर। सो बात करते हैं बिग डेटा क्या है। सो जैसा आप इसके नाम से समझ रहे होंगे, बिग डेटा मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है ना। सो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, क्या वो हमें डिसीजन लेने में हेल्प कर सकता है या करेगा। बिग डेटा बिल्कुल हेल्प करेगा। रीजन ये है
कि हमारे पास जितना अधिक डेटा है हम उसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज कर सकते हैं। लाइक हमारे पास एन नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं, सपोज करिए फॉर एग्जांपल बहुत सारे सप्लायर्स हैं, तो हमारे लिए कौन सा सप्लायर बेस्ट होगा उसमें से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जितने ज्यादा ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन है, ये चांस है कि हम नेगोशिएशन कर सकते हैं। एक ने नहीं, अब ऐसे सोचिए सिर्फ एक सप्लायर है हमारे पास, तो जो वो कहेगा हमें वो उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ सकता है। अगर वो टाइम पे सप्लाई नहीं कर पाएगा तो मेरी प्रॉब्लम है, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। बट अगर सप्लायर कई सारे हैं उसके अलग अलग बेनिफिट हैं। जैसे कई सप्लायर हैं, एक सप्लायर ने डिले किया हम दूसरे सप्लायर के पास गए, एक सप्लायर ने प्राइस में कुछ नेगोशिएशन नहीं दिया हम दूसरे के पास गए। यहाँ तक कि सप्लायर पे भी प्रेशर होता है कि अगर उसने टाइमली सप्लाई नहीं किया, नेगोशिएशन नहीं किया, तो जो मैन्युफैक्चरर है वो किसी और के पास जाएगा, वहां से रॉ मटेरियल ले लेगा। तो एक तरह से कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेटा है अगर वो ज्यादा क्वांटिटी में है, सप्लायर्स का डेटा हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर्स का हो, चाहे होलसेलर का हो, चाहे ट्रांसपोर्टर्स का हो, ठीक, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं कि हम नेगोशिएशन में जा सकते हैं और अपना जो वर्क है उसको क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस सब के अकॉर्डिंग अच्छा कर सकते हैं अगर हमारे पास ज्यादा डेटा है। हाँ ये है कि कॉम्प्लेक्स डेटा होगा, उसको एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से देखें तो उतना टफ नहीं है, हम कर सकते हैं इजिली। बिग डेटा के कुछ 5 जो है वो बेसिक कह सकते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे बड़ा डेटा है तो वो क्या होगा, वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा, साइज उसका ज्यादा होगा। जैसे एक एग्जांपल हमने इसमें ले रखा है फेसबुक का। फेसबुक क्या करता है, एवरी डे लगभग 500 टेराबाइट। अब टेराबाइट क्या है, हम लोग जो डेटा यूज करते हैं सबसे पहले बिट आता है, बिट, बाइट्स, किलो बाइट्स, ठीक, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, है ना। उसके ऊपर भी जेड भी होता है, उसके ऊपर वाई भी होता है। तो अब वो जो डेटा है उसमें से उन्होंने कहा कि 500 टीबी डेटा जो है, टेराबाइट्स डेटा, वो पर डे नया डेटा वो भी जनरेट करता है फेसबुक। तो ये एक तरह का आप कह सकते हैं कि बिग डेटा है पर डे के हिसाब से। फेसबुक हो गया या दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो, यूट्यूब भी इसी में आएगा। वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड की बात हम यहाँ कर रहे हैं कि वो डेटा एक्सेस करना स्पीड में वो भी। अब इंटरनेट की समस्या तो अलग बात है, नहीं तो आप यूट्यूब पे या फेसबुक पे जो भी सर्च करोगे बहुत इजीली, या गूगल पे की बात कर लो, इजीली वो अवेलेबल हो जाता है बहुत जल्दी से। ऐसा बहुत कम केस में होता है कि हम कोई डेटा सर्च करें और वो हमें ना मिले। ठीक है, वैरायटी की बात कर लें तो हमको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का डेटा मिल जाता है, वैरायटी हमको अलग मिल जाती है बिग डेटा में। ठीक है, वेरासिटी की बात करें तो ये डेटा हमारा इंटीग्रेटेड होता है, ठीक है, रिलायबल भी होता है। और ये होना चाहिए, अगर बिग डेटा है, ज्यादा डेटा है लेकिन वो रिलायबल नहीं है तो फिर वो हमारे काम का नहीं है। डेटा वही अच्छा है या वो इंफॉर्मेशन अच्छी है जो कि हमारे लिए काम की हो। इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, यूजलेस इंफॉर्मेशन, कोई यूज नहीं हमारे लिए। ठीक है, वैल्यू की बात करें जो कि हम लास्ट में बात कर रहे हैं कि वो डेटा वैल्यूएबल होना चाहिए। अगर ये चारों पांचों पांचों चीजें हैं तो हम कहेंगे कि वो बिग डेटा हमारे लिए यूजफुल है। यानी कि वॉल्यूम भी ज्यादा हो, स्पीड भी हो, यानी कि हम वो डेटा एक्सेस करना चाहें तो तुरंत मिल जाए, उसमें वैरायटी हो, उसमें वेरासिटी हो, यानी कि उसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी होनी चाहिए, और लास्टली हम उसमें कहेंगे कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए हमारे लिए। हमारा बिजनेस जो है उससे रिलेटेड अगर वो है, हमें बेनिफिट दे रहा है, तब ठीक है, इट्स ओके, नहीं तो बिग डेटा हमारे काम का नहीं हो सकता है वो। ठीक है, अब आगे आते हैं कि जो बिग डेटा है वो हमें डिसीजन मेकिंग में किस तरह से हेल्प करता है। तो इसमें मेन 4 पॉइंट्स हमारे रहेंगे। लाइक एनहेंस्ड विजिबिलिटी एंड रियल टाइम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं। बिग डेटा रहेगा तो ये हमारे लिए विजिबिलिटी को बढ़ा देता है कि हम एक ऑप्शन के साथ साथ और भी ऑप्शन हमारे पास मिल जाते हैं, ट्रैकिंग हम कर पाते हैं, ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन कर पाते हैं, कोई भी कहीं से भी सर्च कर सकता है, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। डिमांड फोरकास्टिंग हम इंप्रूव कर सकते हैं बिग डेटा के थ्रू। जैसे एग्जांपल के लिए हमें अगर ये पता हो कि हमारे पास भाई जो कस्टमर्स हैं वो कितने हैं, कस्टमर से रिलेटेड अगर हमारे पास डेटा अवेलेबल हो जाए तो क्या होगा भाई, हम एक अच्छी डिमांड फोरकास्टिंग कर पाएंगे।
सो इसलिए सप्लाई चेन में हमको ये पता करना हो कि भाई कितना रॉ मटेरियल चाहिए। इसके लिए हमको पता करने पड़ेगा कि कितनी डिमांड है। डिमांड के लिए हमको पता करना पड़ेगा मार्केट में क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है। तो वो डेटा अगर हमारे पास है, लाइक कंज्यूमर सर्वेज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये आप देखे होंगे कभी कि न्यूज़पेपर में कुछ आर्टिकल्स निकलते हैं कि आने वाले ईयर में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की डिमांड बढ़ने वाली है। तो ये क्या है, एक तरह का इंफॉर्मेशन है जिसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा यूज हो सकता है डिमांड फोरकास्टिंग में। ठीक, कस्टमर सेटिस्फेक्शन या प्रेडिक्शंस की बात कर लें। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें ऑप्टिमाइज्ड ऑपरेशन एंड कॉस्ट रिडक्शन। जब हम ये पता कर पाते हैं कि हमें कितने डेटा की रिक्वायरमेंट है, कितने आप कह सकते हो कि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, एवरीथिंग इज आइडेंटिफाइड। सपोज करिए ना, हमने हर एक चीज को आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये काम इतना इस तरह से होना है। तो हमने फ्यूचर प्रेडिक्शन भी एक तरह से हमारे लिए आसान हो जाएगा। और जो एक्टिविटी हम करने वाले हैं वो ऑप्टिमाइज तरीके से करेंगे। ऑप्टिमाइज होने का मतलब है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं वो जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है और जितने तरह से पॉसिबल हो सकता है वो हम करने वाले हैं। यानी कि जितना, यानी कि क्वांटिटी या क्वालिटी की बात करें, प्लस टाइप्स ऑफ या वेज ऑफ डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क, ये दोनों ही चीजें हम करने वाले हैं, ऑप्टिमाइज करने वाले हैं। उस रॉ मटेरियल या उस ह्यूमन रिसोर्स या उस मशीनरी या सप्लायर का जितना अच्छे से यूज कर सकते हैं वो भी हम वहां पर करते हैं। तो इसके थ्रू होता है कि हम कॉस्ट को भी रिड्यूस कर पाते हैं, क्योंकि ऑप्टिमाइज कह सकते हैं या मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम यूज कर ले रहे हैं उसके थ्रू हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। वहां पे लास्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है। तो हम फ्यूचर में क्या होने वाला है प्रिडिक्शन कर रहे हैं। डिमांड फोरकास्टिंग अगर हमारी सही हो गई, उसके अकॉर्डिंग हम रॉ मटेरियल परचेज करना प्लस मैन्युफैक्चर करना प्लस सप्लाई करना, ये सब सही तरीके से हम कर पा रहे हैं। तो अच्छा सप्लाई चेन मैनेजमेंट हम कर पा रहे हैं। अगर ये अच्छा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल रिस्क है उसको भी हम यहाँ पर रिड्यूस कर सकते हैं काफी हद तक। जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे अमेजन फ्लिपकार्ट की, कि उन्होंने प्रोडक्ट को वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया और वो कस्टमर तक पहुंचा, कस्टमर फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचा। कंज्यूमर ने उसको देखा और बाद में उसको रिटर्न के लिए एप्लीकेशन मतलब अप्लाई कर दिया कि हमको रिटर्न करना है, हमको नहीं समझ आया, ब्रेक डाउन है या कुछ भी उसमें। अब ये क्या था, ये एक तरह का रिस्क था कि भाई आप ऐसे समझो कि एज अ आप अपने आप को एज अ कंपनी, अगर आप कंपनी है इसको ऐसे समझिए कि आपने प्रोडक्ट कस्टमर के पास भेजा, उसने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन दिया था। यहां से आपकी कंपनी का प्रोडक्ट गया कस्टमर तक, उसके बीच में जो कॉस्टिंग आई ट्रांसपोर्टेशन की, उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उस कंज्यूमर तक पहुंचाने तक की जो कॉस्टिंग है, वो कॉस्टिंग जो भी आई, अब वो वहां प्रोडक्ट पहुंचा और उसने डिलीवरी लेने से मना कर दिया या डिलीवरी को रिटर्न कर दिया। अब क्या होगा, पैसा तो कंपनी पे कर दे रही है पूरा वापस उसको, या ये कहिए कि वो कैश ऑन डिलीवरी था तो वो कुछ हुआ ही नहीं उसमें, भाई उसने तुरंत ही वापस कर दिया। ठीक है, सपोज करिए। अब यहाँ पर क्या है कि कंपनी का वो कॉस्ट तो तभी चला गया ना। तो एक तरह का ये रिस्क ही है जो हर एक कंपनी बियर करती है कि भाई ये पॉसिबिलिटी है तो हम उस रिस्क को कम कर दें। तो अच्छा है, हमारी जो वैल्यू है, वो जो कॉस्ट हमारी लगी उसमें एटलीस्ट वो रिटर्न हो गई हमारी। वो कॉस्ट जो खर्च हुई हमारी, वो उसका रिटर्न तो आया, कम से कम वैल्यूएबल रहा वो। ठीक है, ये हमारे लिए जरूरी है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स के या टूल्स के। ये आपको जैसे आईबीएम कंपनी है, अगर आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो ये या इसी तरह की दूसरी जो कंपनीज हैं, उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर्स बनाए सप्लाई चेन को मैनेज करने के लिए। लाइक ये आप एग्जांपल ले सकते हैं, आईबीएम का वॉटसन सप्लाई चेन हो गया, सैप का है इंटीग्रेटेड बिजनेस प्लानिंग, ओरेकल का है ऑटोनॉमस सप्लाई चेन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो कि क्या है, ये आप कह सकते हो कि सप्लाई चेन कैसे अच्छा रहे उसकी एनालिटिक्स के लिए बहुत अच्छे हैं, ये बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रखते हैं। ऑलराइट, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो क्वेश्चन मुझसे
आप पूछ सकते हैं प्लीज। हेलो हाँ जी बताएं। सर, मेरा नाम सुरेश वर्मा है। जी बताएं। एंड मैं सर बेसिकली राइस का प्रोड्यूसर हूँ। हमारा खुद का ब्रांड है। सर हम हमारा जो भी सप्लाई चेन है वो बेसिकली हम क्या करते हैं, होलसेलर को सप्लाई करते हैं। वो आगे रिटेलर को करता है और वो जाके आगे कंज्यूमर को करता है। सर अभी जो मैं सोच रहा हूँ, मैं अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप एक ऑप्शन लेना चाहूँ तो क्या वो मेरे बिजनेस के लिए अच्छा रहेगा? आपका क्या प्रोडक्ट कौन सा और बताया सर क्या आपने? ऐसे लाइक है कि सर राइस है हमारा, राइस। राइस, कुछ ओके कुछ ठीक है। नॉन बासमती राइस है। तो वही मैं राइस में पूछना चाह रहा था कि अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का एक, राइस मीन्स जो हम लोग यही मतलब एडिबल राइस की बात कर जी रहे हैं ना? बताएं। हाँ ओके हाँ सर, एडिबल राइस, नॉन ओके बासमती ओके, राइस। ठीक ठीक, चलिए बहुत अच्छा तो है। सर मैं मेरे पास यही क्वेश्चन है कि सर अगर मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटरशिप का एक ऑप्शन लाना चाहूँ तो क्या वो सक्सेसफुल रहेगा? और क्या ऐसे वेज हैं कि जिससे मैं डिस्ट्रीब्यूटर अपने सर्च कर सकता हूँ अपने फील्ड से रिलेटेड? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा और एक दो चीजें आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उसके बाद हो सकता है मैं थोड़ा सा सजेस्ट कर पाऊँ। ये बताइए, आपका जो प्रोडक्ट है, तो अभी आप कहाँ की मार्केट कवर कर रहे हैं, मतलब मार्केट साइज क्या है आपका? सर अभी तो हम लोग मोस्टली डोमेस्टिकली कवर करते हैं पूरा। अ, फिर भी सिटी कौन सी है जहां पर आप कर रहे हैं? सर लखनऊ। सर लखनऊ। लखनऊ में कर रहे हैं, तो सिर्फ लखनऊ कवर कर रहे हैं अभी आप? हाँ सर, लखनऊ भी कर रहे हैं, प्लस लखनऊ से सब आसपास के नेबरिंग जगहों पे भी हम लोग ओके, सप्लाई कर बिल्कुल। अब देखिए, रहे हैं। मेरा जो मानना है सर, कि भाई हम यहाँ पर ये कर रहे हैं कि जैसे जो ये कुछ कंपनीज हैं जो कि भाई राइस मैन्युफैक्चर करके और उसको प्रॉपरली पैकेज्ड फॉर्म में मतलब सेल करते हैं, जैसे बासमती राइस हो गया, ऐसे करके आप देखे होंगे। जी अब तो जी जी। एडवर्टीजमेंट भी आता है अच्छा खासा। तो अब यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये है कि हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे करने जा रहे हैं, जैसे सिर्फ आपका लखनऊ का मार्केट है, तो आई थिंक ये तो आप खुद भी कवर कर ले रहे होंगे, है ना? आई थिंक। जी तो उसमें आप जी। उतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को नहीं इन्वॉल्व कर रहे होंगे मेरे विचार से। रीजन क्या है कि जब आप डिस्ट्रीब्यूटर को इन्वॉल्व कर रहे हो, होलसेलर को इन्वॉल्व कर रहे हो, रिटेलर को इन्वॉल्व कर रहे हो, तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है, वो प्रॉफिट मार्जिन कुछ तो उनको शेयर कर रहे होगे ना आप, अगर आप वैसे जी जाते हो, सर। है ना? तो अगर आपका थोड़ा सा लार्ज स्केल पे जा रहे हो तो आपकी सेल्स ज्यादा होगी। लार्ज स्केल का मतलब सेल क्वांटिटी आपकी बढ़ेगी। अगर सेल क्वांटिटी बढ़ेगी तो यूनिट के हिसाब से अगर आप देखो तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो आप डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर पाओगे, जो आप सप्लाई चेन में जो लोग अवेलेबल है ना? लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम मार्केट हमारी थोड़ा सा स्मॉल है और हम वहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जाएं, तो जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है आप उसी में से ही उनको मतलब पे करोगे, है ना? डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उसके थ्रू जाएं, कुछ तो वो मार्जिन लेंगे उसमें ना। तो अब ये यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी, आप मतलब खुद जान सकते हैं ये, कि आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या आ रहा है अभी के हिसाब से, और आप कितना मार्केट कवर कर ले रहे हो। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हो, ठीक है, तो आप सब चीजें खुद नहीं कवर कर सकते। सपोज करिए आप लखनऊ से कानपुर भी डील कर रहे हो, आप हरदोई डील कर रहे हो, आप जी सीतापुर डील सर। कर रहे हो, आप कानपुर के अलावा इधर मतलब अयोध्या डील कर रहे हो, सपोज करिए आसपास के डिस्ट्रिक्ट। तो अब यहाँ पर क्या है कि आप सब जगह खुद नहीं जा सकते। तो ऐसे केस में आपको एक पॉइंट ढूंढना पड़ेगा कि भाई हम वहां पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे कांटेक्ट करें और हम वहां तक पहुंचाएं, वहां का काम वो संभालें। आपका जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा उसमें से आप कुछ परसेंट उनको दे दे रहे हो, लेकिन बाकी का काम वो आपका खुद कर दे रहे हैं एटलीस्ट। तो आप ये कर सकते हैं, बट मेरा सजेशन ये है कि अगर आपका ये जो मतलब एरिया ऑफ मार्केट है या सेल है, वो अगर आप बढ़ा ले रहे हो, तो बिल्कुल आपको इसमें जाना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो बड़ी ऐसे ही बनती हैं। भाई आप छोटे लेवल पे छोटे एरिया में कर रहे हो, आप एक्सपेंशन के बारे में अगर ज्यादा नहीं सोच पा रहे हो, तो लॉस है ना? मैनेजमेंट में एक डेफिनेशन आती है मैनेजमेंट की, जो कि सबको समझनी भी चाहिए। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन फ्रॉम द पीपल, आर्ट है ना? ऑफ पीपल्स। तो उसमें क्या है कि आप खुद सारा काम नहीं करोगे, आप काम दूसरों से करवाओ भी,
ये चीज जो ये फंडा है, तो ये अप्लाई करना पड़ेगा भाई। अगर आपको लास्ट जाना है तो आपको उसमें सप्लाई चेन में जाना तो पड़ेगा ही। तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सब जगह खुद नहीं कर सकते। एक ही जगह से आप सब हैंडल कर लो, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा मेरे विचार से। तो आप बिल्कुल जाना चाहिए आपको। अगर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में देख रहे हो तो आप एटलीस्ट हाँ ये करिए कि आप उनसे पर्सनली मिलिए, विजिट करिए, और डिस्ट्रीब्यूटर देखिए कि क्या सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूटर अवेलेबल है वहां, या और भी लोग अवेलेबल है ना। तो जो सबसे बेस्ट हो, जिसकी मार्केट रीच ज्यादा हो, उस उनकी क्वांटिटी भी देखिए कि वो कितना मार्केट कैप्चर करते हैं, उनके अंडर में कितने होलसेलर आते हैं। कुछ ऐसा अगर आपको कुछ मिल जाए इंफॉर्मेशन, तो थोड़ा सा वैसा डिस्ट्रीब्यूटर आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, जो इजीली सेल करवा दे, है ना। तो आप बिल्कुल उसके लिए जा सकते हैं, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है कोई? अगर तो मैं कोशिश करूंगा उसका हल मतलब आंसर देने का, नहीं तो हम लोग वाइंड अप कर सकते हैं। अंकित जी, आर यू देयर? यस मैम। यस सर, हमारी तरफ से वाइंड अप है। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा तो बिल्कुल स्वागत है। जी जी जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी? सर ने वैसे इतना अच्छे से आप डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन बचते नहीं हैं आपके एक्सप्लेन करने के बाद। इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, माइनर मेजर किसी भी तरीके का, तो यू कैन आस्क। आई थिंक सर अभी किसी को कोई डाउट नहीं है, सो हाँ, विल नहीं कोई कंटिन्यू कोई इन इशू नहीं। नेक्स्ट क्लास। एंड इफ देयर इज एनी डाउट दे विल सेंड टू अस। हिमांशी को या अंकित को ये लोग भेजेंगे और हम आपको कन्वे करेंगे क्वेश्चंस, एंड वी स्टार्ट विद दैट दोस। या बिल्कुल सर, श्योर सर। ओके, थैंक्स टू थैंक यू एवरीवन। सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू विल सर, मीट थैंक यू यू। अगेन। ओके।